I will now. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सभी इंटरप्रेटर्स। अब शालिनी से निवेदन है कि आप अपनी बात रखें। शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभी, धन्यवाद अबरा, और सभी भाषांतरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोग जो यहाँ इसमें भाग ले रहे हैं, सभी प्रतिभागियों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ पर भी आप हैं, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। जो महामारी है वो अभी भी हमारे साथ है, जैसे कि भारत में है और विश्व भर में, और हम सब इससे जूझ रहे हैं, इसकी भयावह स्थिति से जूझ रहे हैं। पिछले साल भारत की बात करें तो अप्रवासी जो मजदूर थे वो अपनी गर्भवती पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ काम छोड़कर, उन्हें उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा, और इसके साथ जो है हजारों किलोमीटर जो है पैदल उनको जाना पड़ा, और साथ में सामान भी अपने कंधों पर लेकर वो बहुत दूर तक चलते रहे। और परंतु लॉकडाउन और जिस तरह की जो बीमारी फैली थी उससे अभी तक कोई निजात नहीं मिला है, और अभी भी जो है ऋण से वो जूझ रहे हैं, देखभाल की कमी है, और उसके साथ सामाजिक उन्हें किसी तरह की सुरक्षा भी नहीं मिल रही है, साफ सफाई की सुविधाएं नहीं है, बुनियादी सुविधाएं उनके पास नहीं है। इन सब चीजों का उन्होंने महामारी के समय जो है इसका सामना किया है। जैसे जैसे ये महामारी फैली, इससे जो है अनुपातिक जो है लिंगों के का जो अंतर है वो बढ़ा, महिलाएं जो है और अधिक प्रत्यारित हुई। भारत के एक अध्ययन में ये बताया जा रहा है कि 7% जो पुरुष थे उनकी नौकरियां चली गई, और कब उनको जो है 20% भी उनको नहीं वापस मिला, और 46% महिलाओं की नौकरियां चली गई, और उनको उस अवधि में उनके नौकरियां भी वापस नहीं मिली। और इसके साथ जो है दिल्ली में 2020 में एक अध्ययन ये बताता है कि 60% महिलाओं ने ये प्रतिक्रिया दी है कि उनको बच्चों की देखभाल में बहुत अधिक समय देना पड़ा, और उससे जो है जब तालाबंदी हुई उनको वेतन बहुत कम मिला। जो लोग काम में पर नहीं जा सके क्योंकि उन्हें बच्चों की देखभाल करना पड़ा, और ठीक इसी के साथ पूरा जो परिवार था वो घर पर बना रहा। 2020 की मैं बात कर रही हूँ, और 2021 में भी उन्होंने महिलाओं ने बच्चों की देखभाल की, घर में जो वृद्ध थे, बीमार थे, उनकी देखभाल की, खाना बनाया, और जो बाल देखभाल की जो सुविधाएं हैं उसकी कमी से बहुत सारी जो मुश्किलें थी वो महिलाओं के जीवन में आया, और इसके जो है दीर्घकालीन प्रभाव पड़े पोषण के क्षेत्र में और बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में। जो छोटे बच्चे हैं जो 6 साल से कम हैं, उन सेंटर्स बंद होने से, स्कूल बंद होने से, घर में सही जो है वातावरण ना मिलने से उनकी पढ़ाई पर भी इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ा, और साथ में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई। और इसमें जो है 3 तरह से संकट लाए, क्योंकि ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट था, और इसके साथ आर्थिक जो है संकट भी सामने हुआ, और आंगनवाड़ी जो श्रमिक थे उनके भी काम चले गए, और ये जो 3 तरह से जो संकट आया उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि बहुत सारी पीढ़ियां जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही हैं वो इससे बहुत ज्यादा इसका खराब प्रभाव उन पर पड़ा है। अब जो है हमें जो है गुणवत्ता पूर्ण बच्चों की शिक्षा पर निवेश करना पड़ेगा। इससे पहले इसकी इतनी जरूरत कभी नहीं पड़ी थी, तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो पहला पैनल है उसमें हमारे पास 3 पैनलिस्ट हैं, और सभी जो पैनलिस्ट हैं
वो जो है अनुसंधान और नीतिगत पक्ष में काम करती रही हैं। कोविड-19 का जो है आजीविका, महिलाओं की आजीविका पर जो प्रभाव पड़ा है और किस तरह से इसका प्रभाव जो है इनको उनके काम की वापसी में और बराबरी पर किस तरह से पड़ा है। सबसे पहले कनिका झा केंद्र मेरे पास साथ है, वो एक सीनियर एडवोकेसी मैनेजर हैं, जो है लीड की एक पहल है, एक अनुसंधान केंद्र है और वो जो है नेतृत्व करती हैं पॉलिसी एडवांस स्ट्रैटेजी में और महिलाओं की जो आर्थिक सशक्तता है उस पर काम कर रही हैं। वो संचार का काम करती हैं, शोध का काम करती हैं अंतरराष्ट्रीय विकास में। कनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनिका, सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि जो अनुसंधान आपने किया है, जो उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि पूर्व के क्षेत्र में है, आपने कोविड के प्रभाव पर काम किया है और एसएचजी की दृष्टि से आपने देखा है, उसके जो है मुख्य निष्कर्ष क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों का जो आज इस वेबिनार में है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। शालिनी, मैं आपको अध्ययन के बारे में बताऊंगी और उस परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करूंगी सभी प्रतिभागियों के लिए। पिछले 1.5 वर्षों में, अभी 2 साल होने वाले हैं, हमने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत के जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर कोविड-19 का बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा है। ये आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों तरह का संकट था और आर्थिक दबाव का भी लोगों को सामना करना पड़ा। जून जुलाई से जो है बहुत कम जो है ध्यान दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर इस वर्ष जो है एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों ही संकट से ये ग्रामीण क्षेत्र जूझ रहे हैं। जिस अध्ययन के बारे में आपने बात किया, ये अध्ययन जो है हमने PCI के साथ मिलकर किया और इसके साथ जो है एक लाइवलीहुड मिशन जो नेशनल रूरल डेवलपमेंट के साथ हम काम करते हैं और इसके पीछे जो उद्देश्य हमारा था कि हम जो है राज्य के साथ मिलकर काम करें और महिलाओं के सशक्तिकरण काम करें और साथ में जो लैंगिक रणनीति है उस पर काम करें। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो है जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मिशन की अगर हम बात करें, ये अध्ययन जो है जून के महीने में किया गया। मेरी सहपाठी अनुसन्याल जो IB से हैं और कुछ PCI के मेरे सहयोगी ने इसमें काम किया। उन्होंने फोन की सेवाएं दी और 423 महिलाओं को उन्होंने ये सेवा प्रदान किया 2 जिलों में। और हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि इन महिलाओं के कल्याण के बारे में अगर हम बात करें कि चाहे वो स्वास्थ्य की बात है, पोषक तत्वों की बात है, उनकी आय की बात है और उसके साथ अन्य पहलू को देखें जिसने प्रभावित किया है उनके आजीविका को, उनके जीवन को और इसके साथ जो है किस तरह से जो है जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्या की उनको उसका जिससे जूझना पड़ा। जो अध्ययन ये बताता है, जो भारत की हम बात कर रहे हैं, या हमने ये देखा कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है उनके कल्याण में, उनके जीवन में। उनके पास खाद्य की कमी थी। वो महिलाएं जो कम आय के परिवारों से आते हैं वो बहुत ही कमजोर हैं। और फिर हम पोषक तत्वों की हम बात करेंगे और जैसे कि आपको पता है कि महिलाएं और लड़कियां जो है उनके पोषण पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। उसका ये मतलब है कि जो है घर का जो खाद्य का तत्व था वो प्रभावित हुआ, बच्चों को ठीक प्रकार से खाना नहीं मिला। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि
जब हमने जो है रैक पिकर्स को देखा, 70% महिलाओं ने कहा कि 6 घंटे रोज उन्होंने घर में काम किया। और इसके साथ जो है 50% ने ये कहा कि उनके घर के कामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। 59% ने कहा कि उनको कोई किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया गया, बच्चों की देखभाल का काम उनका बोझ उनके पर ज्यादा हो गया। और फिर अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक माँ या फिर जो बच्चों को क्या ध्यान रखता है, वो बच्चों को समर्थन नहीं दे सकता यदि उसकी अपनी जो है सेहत अच्छी ना हो। और क्योंकि वो जो है खाना बनाती हैं और जो है अस्थायी जो है स्थिति में रहती हैं। ज्यादातर महिलाओं ने बताया कि वो तनावग्रस्त रहती हैं और उनका जो है खाद्य सुरक्षा की बात है और बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आई। और जिस अध्ययन की हम बात कर रहे हैं शालिनी, मैं आपको ये कहूंगी कि एक और अध्ययन की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। एक लीड नाम का संगठन है, उन्होंने एक अध्ययन किया 2000 महिलाओं के साथ, और ये ऐसी महिलाएं थी जिनके अपने उपक्रम थे और उन्होंने जो है लघु क्षेत्र या मध्यम क्षेत्र के काम, जहां पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जो कि और जून और जुलाई 2020 की मैं बात कर रही हूँ। और जब ये सर्वेक्षण हो रहा था, ये केवल महिलाओं के पर हम कर रहे थे। जो कोविड ने आपूर्ति श्रृंखला में जो प्रभाव छोड़ा, हमने ये देखा कि 3 में से 1 महिला ऐसी काम करती थी जिनका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया और उनको जो है वो देखभाल का काम करती थी, परंतु उन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं मिला। ये दिखाता है कि यदि हम आर्थिक बरामदी की बात करते हैं, लचीलेपन की बात करते हैं, राष्ट्र स्तर पे इसकी बात करते हैं, तो हम जो है सार्वजनिक निवेश जब तक बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में ना मिले, तब हम इस स्थिति में कोई काम आगे नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी सूचनाएं हमें दी। और 1 मिनट में मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप कुछ प्रमुख सुझाव हमें दे सकते हैं, सिफारिश दे सकते हैं? ये जो हमारे ऊपर जो ये बोझ पड़ा है बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में, तो हमें बताइए क्या किया जा सकता है। देखिए, हाँ, हम बहुत सारा काम कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर जब हम जो है नौकरियों की सृजन की बात करते हैं और इसके साथ जो है कुछ जो है पैरवी का काम हो रहा है। एक ग्लोबल केयर अलायंस है और इसमें जो है काफी निवेश हो रहा है। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें बहुत अधिक प्रयास नहीं हो रहा है। जब हम जो है देखभाल के क्षेत्र में काम करते हैं, इन जो केंद्रों को हम और अधिक मजबूत बना सकते हैं, जो नहीं हो रहा है। और क्योंकि शालीन काम का अभाव है, तो इस स्थिति में बहुत अधिक काम नहीं हो सकता है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करें तो केयर प्रोवाइडर्स को समर्थन देने की जरूरत है और ग्रामीण क्षेत्रों में इनको जो है बहुत सारी मदद इनको दिया जाना चाहिए। एक और चिंता ये है कि किस प्रकार से आप ये सुनिश्चित करें कि निजी क्षेत्र भी एक प्रमुख संगठन के रूप में उभर कर आए। परंतु यदि भारत में हम देखें, जब हम शहरी क्षेत्रों में देखें, विनिर्माण क्षेत्र में, कपड़े के क्षेत्र में, वहां पर बहुत सारे अप्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस चले गए। अगर हमें इसके समाज की बात करें या लैंगिक जो संगठन की बात करें कि किसने इसमें बहुत सारे जो अप्रवासी मजदूर थे, कौन से क्षेत्र ने इनको सबसे ज्यादा नौकरी दी थी, करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लाभदायक सूचना आपने दिया। दूसरे स्पीकर में हम के पास हम जाएंगे, मोनिका बैनर्जी, जो कि एक रिसर्च फेलो है, ICSP ऐसे है, और इस समय मोनिका जो है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग परियोजना पर काम कर रही हैं, जो नीतिगत प्रक्रिया का काम करती हैं। मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आपने हाल ही में एक अध्ययन किया है जो आईसीएस ने किया है, जो देखभाल केंद्र है जो आईसीएस चलाता है, और आपने जो है महिला कर्मियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, बच्चों पर क्या प्रभाव किया है, और तालाबंदी के दौरान क्या क्या हुआ है उस पर आपने अध्ययन किया है। जो माँ जिनको वेतन नहीं मिलता है, बच्चों के का देखभाल का काम जिनके ऊपर बढ़ गया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आप म्यूट पर हैं मोनिका, आपको अनम्यूट करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हाँ, ये अध्ययन जो है सेवा के साथ किया गया, एक साथ मिलकर हमने जो है आंकड़ों का संग्रहण किया। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि हमने देखा कि बहुत सारे अध्ययन तो आ रहे थे, बहुत सारी बातचीत भी चल रही थी अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों के लिए, और बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं उनके बारे में बातचीत हो रही थी, और 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसके बारे में हमने क्या, आईसीडीएस सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर सब बंद हो गए थे मार्च 2020 से, और इसके साथ कुछ एनजीओ द्वारा जो संचालित थे वो खुले हैं, परंतु उतने बच्चे वहां पर नहीं आते हैं। तो अब अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि 6 साल से कम बच्चों के बारे में क्या अध्ययन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। पीसीसीई में भी नहीं हो रहा। पीसीसीई के बारे में कुछ नहीं, हम जानते हैं कि बच्चे घर पर रहते हैं, और विशेषकर महिलाओं के ऊपर इसका बहुत बड़ा बोझ हुआ है। कौन इन बच्चों पर ध्यान दे रहा है, इसी का यही हमारा केंद्र बिंदु था इस अध्ययन में, क्योंकि महामारी के दौरान हम बहुत ज्यादा जो है अध्ययन तो नहीं कर सके, परंतु सेवा के साथ, संगिनी सेवा के साथ, संगिनी कॉर्पोरेटिव जो सेवा के उनके साथ हमने कुछ अध्ययन किया। 10-11 केंद्र जो अहमदाबाद सिटी में संचालित है, जो गुजरात के एक महत्वपूर्ण शहर है। महिलाएं अधिकतर जो घरों पर रहती हैं, घर का काम करती हैं, वो घर खाता मजदूर हैं, घरेलू महिलाएं हैं, या फिर जो है सड़कों पर जो दुकान लगाती हैं वो महिलाएं हैं। ये बाल सेवा केंद्र जो है वो इनके जरूरतों को पूरी करती रही हैं। 143 परिवार इन केंद्रों में बच्चों को भेजती थी, और जिनके बच्चे जो है 6 महीने पहले की, मैं पैंडेमिक से महामारी के 6 महीने के पहले बात कर रही हूँ, कि ये पूरे दिन के चाइल्ड केयर सेंटर में जाती थी। हमने देखा परिवार की अगर हम बात करें या बच्चों की बात करें, तो 99% जो परिवार है उन्होंने अपना जो प्रमुख जो स्रोत था आय का वो खो दिया। पत्नी और पति दोनों जो है उनकी नौकरियां नहीं रही, और इसके साथ किसी तरह का जो स्रोत नहीं था आय का। तालाबंदी के दौरान, तालाबंदी के बाद भी अध्ययन ये बताता है कि दिसंबर जनवरी के महीने में जो है ज्यादातर महिलाओं ने हमें ये बताया कि उनको नौकरियां नहीं मिली। उसका ये कारण था कि उनके छोटे बच्चे थे, 6 साल से कम बच्चे, तो कम उम्र के बच्चे थे, इसलिए वो घर से बाहर काम करने के लिए नहीं निकल सकी। तो इसका बोझ महिलाओं पर बहुत ज्यादा पड़ा। महिलाओं ने कहा कि हाँ, उनको जो है अपने ससुराल से मदद मिली, परंतु अगर बच्चों के ध्यान रखने की बात करें, ये बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको जो है शौचालय ले जाना, सुलाना, खिलाना, ये बहुत बड़ी काम है। तो ये जो है महिलाओं का ये कर्तव्य था, माओं का कर्तव्य था कि वो इन बच्चों का ध्यान रखे। महिलाओं पर बहुत बोझ पड़ा, और परिवार के सदस्य घर में रहते थे, बहुत खाना बनाना पड़ता था, और उसके साथ ये एक समस्या थी कि तनाव था, क्योंकि पैसे नहीं थे घर में, काम भी नहीं था, और पति के पास भी काम नहीं था। इसके साथ कुछ और निष्कर्ष हमें मिलते कि कुछ जो पति थे वो दुर्व्यवहार करते थे महिलाओं के साथ, उनको मारते पीटते थे। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर हमने जो है काफी काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। ये जो है हम शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे थे, और हम जो है भारत के पश्चिम भाग की बात कर रहे थे, गुजरात, अहमदाबाद
का अध्ययन किया गया। आपने एक बहुत अच्छी सिफारिश की, आपने ये कहा कि आप जो है समुदाय का आपने इस्तेमाल किया केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसका क्या मतलब है और किस प्रकार से इसका विकास हुआ? क्या ये अध्ययन के निष्कर्ष से इसकी उत्पत्ति हुई? किस तरह की सिफारिश आप कर रही हैं जो मैंने अभी जो मुद्दा उठाया? यदि आप जो है संगिनी कोऑपरेटिव के इतिहास में जाएं तो ये एक सामूहिक चीज थी और तो ये जो है समुदाय के भाग्य हैं, ये स्वामित्व की बात है और हमने ये देखा और ये हमारा उद्देश्य नहीं था इस अध्ययन का, परंतु हमने देखा कि जब तालाबंदी या लॉकडाउन शुरू हुई, सेविकाओं ने अपने बच्चों को जो है नहीं छोड़ा और अपने पहल से उन्होंने खाने का वितरण शुरू किया और ECCE जो है यानी पढ़ने की सामग्री का वितरण किया और उसके साथ वो समर्थन प्रणाली थे महिला कर्मियों के लिए। वो उनसे बातचीत करते हैं, उनके तनाव को कम कर रहे थे और बताते थे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अध्ययन में हमने ये देखा कि बहुत सारे दोष हो सकते हैं, बहुत सी त्रुटियां हो सकती है, परंतु जिस प्रकार से ये जो देखभाल केंद्र है उनका काम केवल महिलाओं के बोझ को कम करना नहीं या फिर बच्चों का कल्याण का नहीं है, परंतु इनका उद्देश्य यह है कि समुदाय को एक साथ लेकर आए। विशेष कर जब महामारी के स्थिति से हम जूझ रहे थे, ये केवल संगिनी कोऑपरेटिव की बात नहीं है, ICSD भी इसमें जुड़ी हुई है और चाइल्ड केयर सेंटर्स का एक संगठन खुला है। छोटे छोटे संगठन जो है खुले गए हैं। सभी संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बच्चों के लिए और ये केवल पोषक तत्व देने की बात नहीं है, परंतु परिवार को समर्थन का देने का काम भी उन्होंने किया है। बहुत ही प्रशंसनीय है जो ये बाल देखभाल केंद्र ने किया। उन्होंने समर्थन किया परिवारों को, जो हमारे अनौपचारिक क्षेत्र की महिला है उनको समर्थन दिया। इसके बाद सुमित्रा मिश्र आएंगी, वो जो है अनुसंधान का उन्होंने काम किया है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वो जो है जो हाशिए पर बच्चे हैं उन पर वो काम करती हैं। ये जमीनी स्तर पर काम करते हैं, ये नीतिगत पैरवी का काम करते हैं। 20 साल का इनका अनुभव है। उन्होंने विकास क्षेत्र में बहुत काम किया है। उन्होंने बच्चों के समुदाय के साथ काम किया, महिलाओं के साथ कर दिया है और उन्होंने जो है धनराशि संग्रहण का भी काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा। और मैं जो है इस देश के दिल यानी दिल्ली में जाना चाहती हूँ और दिल्ली में जो है अगर हम दिल्ली के की बात करें तो मॉल खुल गया है, पिक्चर हॉल्स खुल गए हैं, परंतु बच्चों का केंद्र जो है अभी तक नहीं खुला है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जो आप काम दिल्ली में ICDS के साथ कर रही हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि 2 लाइन में ICDS के बात करूंगी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसमें ये सरकार के अग्रणी कार्यक्रम है और इसके साथ जो है विश्व का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो बच्चों के समग्र विकास का काम करता है। और ये जो दूसरा लहर आया, लॉकडाउन हुआ, ये जो केंद्र है वो क्या काम कर रहे हैं और वो जो है एक सत्यता का जो है परीक्षण कर रहे हैं। आप अपने निष्कर्ष के बारे में हमें बताइए। आप म्यूट पर हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत जल्दी तालाबंदी की घोषणा जब अप्रैल के महीने में हुआ तो एक दिल्ली फोर्सेस जो एक राष्ट्रीय मंच का एक भाग था, उन्होंने काम करना शुरू किया। जल्दी से उन्होंने सत्यता का परीक्षण किया जब लॉकडाउन अपनी चरम सीमा पर था और छोटे बच्चे जो 6 साल के कम उम्र के थे और गर्भवती महिलाओं
को लेकर उन्होंने काम किया। जो पहला भाग इस अध्ययन का है वो जो है मई से सितंबर 2020 में किया गया, और उसके बाद भी अध्ययन हुआ जो हाल ही में हुआ है, जो हमें तुलनात्मक परिणाम देता है। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, हमने देखा कि मई से सितंबर के बीच जो है हमने देखा कि उसमें काफी जो है विकास हुआ, काफी सुधार हुआ, और उसमें जो है ड्राई न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़ा। ये और इसका जो पोषक तत्व व का जो संतुलन था या मात्रा था, शायद वो पर्याप्त नहीं था, परंतु दिया जा रहा था। इसके साथ एक और रोचक बात ये है कि टीकाकरण बच्चों का जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। 12% अप्रैल मई की बात मैं कर रही हूँ, ये सितंबर में 6% हो गया। और हमारी जो अध्ययन है वो कह रहे हैं कि ITC सर्विस में जो टीकाकरण है वो 90% है, और ये सेवा अब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और विभाग के साथ काफी अच्छा काम हो रहा है। अभी जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, कानिका मोनिका दोनों ने भी इसकी बात की कि हम शिक्षा की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन अध्ययन जो है, जो बच्चे स्कूल पर जाते हैं उनके लिए किया गया। बच्चे अभी तक स्कूल में वापस नहीं जा पाए हैं, परंतु जो है उनके बच्चों के बाल विकास का ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। उसमें जो है ऑनलाइन जो शिक्षा है वो केवल शहर में 12% है अभी भी, और अभी भी इन पर्सन सक्सेस की बात नहीं होती है। परंतु सबसे चीज जो कि अदृश्य है वो है कि देखभाल का जो बोझ जो माताओं पर पड़ा है, इसकी बात कोई नहीं करता है, जिसमें बहुत ज्यादा बोझ महिलाओं पर पड़ा है। और इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है महिलाओं के जीवन में। और देखभाल की जब कमी होती है तो बच्चों की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये दर्शाते हैं कि बच्चे जो है उनको उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, और उनकी सुरक्षा का भी ये मुद्दा है, और ये हमारे अध्ययन में आया है। एक और बात मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं पर जो प्रभाव पड़ा है, अगर हम मातृत्व प्रावधान की बात करें, अध्ययन में हमने ये देखा कि केवल 35% महिलाओं को इस अध्ययन की जानकारी थे। उनके पास न्यूनतम जो दस्तावेज जिसकी जरूरत पड़ती है वो उनके पास नहीं था, और इन 35% में जो पात्र भी थी उनमें से केवल 3% को जो है मातृत्व समर्थन मिला। और ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से हमारे जो मातृत्व सार्वजनिक जो प्रावधान है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और ठीक दिल्ली में भी यही स्थिति है। और ये केंद्र अभी भी बंद है, और ये इनके बावजूद हमें ये कहना होगा कि सेवाएं जिनको नहीं मिलती हैं वो है आंगनबाड़ी और आशा का कर्मचारी हैं, या जो अग्रणी जो हमारे श्रमिक हैं उनको उन पर है, उनको जो है किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। फिर भी उन्होंने जो है घर घर में जाके काम किया है, और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और यदि हम केयर सेंटर को खोलने की हम बात करें, या जो लोग ऐसी सेवाएं देते हैं उनकी बात करें, तो इसकी स्थिति ये है। कुछ ऐसी बात है जो आपने अभी अभी सिफारिशों की बात करी। मैं ये जानना चाहूंगी संक्षेप में 1-1.5 मिनट में बताइए विनिर्माण क्षेत्र के बात में, क्योंकि ये क्षेत्र में बहुत सारे श्रमिक काम करते हैं। महामारी से पहले भी जो है बच्चों की सेहत और पोषण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अभी जब ये खुलता है तब क्या होगा?
देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी जो अनौपचारिक अध्ययन है वो कहता है कि जो विनिर्माण क्षेत्र में 60% जो श्रमिक थे वो अपने गांव में वापस चले गए, और क्योंकि सेंटर्स बंद थे, और इसके साथ उसके 18 महीने बाद 40% लोग अपने जगहों पर या विनिर्माण स्थलों पर वापस आ गए। क्या ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छी बात है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो 50% से कम महिलाएं इन विनिर्माण स्थलों में वापस आ रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसा उद्योग है वो महिलाओं को वापस नहीं लेना चाहता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उनकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ती है, और बच्चों को रखने का स्थान जो है उसकी कमी है, और इसलिए ये किसी तरह से जोखिम नहीं लेना चाहती हैं। और जब जो बड़े डेवलपर्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उनके पास ज्यादा पूंजी है, वो शायद जो है एक महिलाओं को नौकरियां दे सकते हैं। परंतु यहाँ इस मंच पे मैं ये वो कहना चाहूंगी कि जो बड़े डेवलपर्स हैं वो महिलाओं को कोई समर्थन नहीं देते हैं। वो अपने उद्योग के मैकेनाइजेशन पे पैसा निवेश करते हैं, ना कि महिलाओं या बच्चों के विकास के लिए। और ये यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। वो अप्रशिक्षित लोगों को नौकरियां नहीं देना चाहते हैं। 18 महीने जब ये चाइल्ड केयर सेंटर्स बंद थे, उसमें जो है बच्चों की मृत्यु हुई, उनके साथ उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। और एक चीज बहुत स्पष्ट है हमारे सामने, और वो है कि जो विनिर्माण कंपनियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हमारा ध्यान जो है, हमारा काम हमें आगे बढ़ाना है और अधिक श्रमिकों को लेना है, काम की प्रगति को देखना है, लाभ जो है हमारा बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। हम ये सरकार का काम है या फिर गैर सरकारी संगठन इसके लिए जिम्मेदार है, वो बाल देखभाल का काम करें, ऐसा उनका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा। अब हम समय से पीछे जा रहे हैं, परंतु मैं आपको 1 मिनट में आप कुछ सिफारिशें दीजिए नीतिगत मामलों में, या फिर केवल बताइए जो सशक्त कर रहे हैं बच्चों की देखभाल के क्षेत्र में, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँ। सबसे बड़ा जो सिफारिश होगा वो है कि जो हमारे नीति निर्माता हैं वो ये देखें कि बच्चों के देखभाल के क्षेत्र को जो है अच्छी तरह से उसकी देखभाल करें। और ये जो चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इसके, हमारे पास इसके सबूत हैं। तो ये मेरा पहली सिफारिश है। और दूसरा जो सिफारिश है, टिप्पणी है, वो ये है कि हमारे पास पर्याप्त जो है जनादेश है, हमारे पास कानूनी जनमत है, जैसे टी गार्डन है, ब्रिक वर्क है, उनको सक्रिय बनाइए। वो प्रावधान हमारे पास है जो महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, ICTS जो है बहुत ज्यादा जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, और वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। 8 घंटे जो है बच्चों की देखभाल का काम करने के लिए तैयार है, और बजट का आवंटन भी करना चाहता है। तो हम जानते हैं कि समस्या कहाँ पर है। और जो अंतिम सिफारिश है जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगी, कनिका ने भी बताया कि महिलाएं जो समुदाय हैं उनके पास जो है बहुत अच्छी चीजें उनके हाथ में हैं, और उनके पास ये क्षमता है, वो महिलाओं को केयर एंटरप्रेन्योर्स के रूप में ले सकते हैं,
और ये एक बिजनेस मॉडल की तरह ले सकते हैं और समुदाय के अंदर ये जो है महिलाओं का को बहुत समर्थन कर सकती है। कोई भी सरकारी और उद्योग या गैर सरकारी संगठन नहीं दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सभी स्पीकरों को और पैनलिस्ट्स को, और बहुत उम्दा चर्चाएं हुई। और अब मैं रेशल भोसले को मैं माइक दूंगी। वो वीगो में जो बच्चों की देखभाल करते हैं और वुमेन और जो महिलाओं के साथ काम करती हैं और नई नई तरीकों की शुरुआत करती हैं, वीगो नेटवर्क से हैं रेशो। धन्यवाद शालिनी जी। और अब हमारी बहनों ने इस वेबिनार के समक्ष आई, उनका धन्यवाद। और प्रथम पैनल में जो हमने सुना वो बहुत ही रोचक था और 3 महिलाएं घर खाता महिलाएं हैं और जो महामारी में उन्होंने काफी दिक्कतों का सामना किया। उनको काफी मेहनत करनी पड़ी अपने आजीविका को चलाने के लिए। और वीगो और हमारे पार्टनर्स सेवा, ये सभी लोग बच्चों की जो देखभाल के ऊपर काम कर रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। और ये जो महामारी आई है उसने सबको त्रस्त कर दिया है। और गर्मियों में जो हमारे इनको जो सुरक्षा, जो सामाजिक सुरक्षा मिली है, वो किस तरह से उनको प्रभावित कर रही है, उसको किस तरह से देखें वो हमें देखना है। और इसको विश्वव्यापी तरीके से हमें इसको देखना है और भारतीय संघों के साथ हमें काम करना है। और वीगो के साथ संयोजित तरीके से काम कर रहे हैं। और प्रथम सर्वे में हमें पता लगा कि बच्चों की देखभाल किस तरह से हुआ और 33% जो कि लॉकडाउन के समय में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये जो इनको जो बच्चों की देखभाल के लिए जो अलग से समय देना पड़ा, और उसके बाद जब जुलाई में थोड़ी लॉकडाउन में कमी आई, तब उस समय 50% इनको देखभाल उनकी और बढ़ गई। और इस सर्वे में देखा गया कि इसमें जो बच्चों की देखभाल का जो सिस्टम था वो बढ़ गया और जो महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति थी वो और खराब होती गई, क्योंकि उनको अपने घर में घर की देखभाल करनी पड़ती थी। और भारत से ये सारे जो हमारे को तथ्य मिले, ये हमारे पास सब कुछ दर्शाता है। और मैं एलिने सूजा को मैं आपके समक्ष आने के लिए कहूंगी। वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्राजील में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनजीओ भी हैं और वो हेड कर रही हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, और वो एक लीडर हैं लेबर यूनियन में।
और परवीना बेन है, वो एक घर खाता मजदूर है और वो संगिनी से जुड़ी हुई हैं और दो छोटी बच्चियां हैं उनकी और उन्होंने हमें दिखाया। एलिना ब्राजील से, आप क्या बता सकती हैं कि क्या क्या वहाँ पे दर्शा रहा है? आपको मैं माइक देना चाहूंगी। Desse webinar com rico debate, principalmente um debate de fundamental importância para nós, né, a questão dos nossos filhos, enquanto a gente está na luta pelo direito do trabalho e direito à renda. हम लोग इसके ऊपर बहुत लड़ाई कर रहे हैं और हमें बहुत तरीके निकालने पड़ रहे हैं और मैं इस कार्य में 14 वर्ष की थी तब से मैं कार्य कर रही हूँ इसके ऊपर और मैं अपनी दादी माँ के साथ इस कार्य में जुड़ी थी। मेरी दादी ने बहुत दिक्कतों का सामना किया और मैं तीसरी जनरेशन से हूँ, तीसरी पीढ़ी से हूँ और मैं ब्राजील में यूनियन के साथ युक्त हूँ और मैं डायरेक्टर प्रेसिडेंट हूँ और 21 यूनियनों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और महिलाओं की दिक्कतों जो दिक्कतें हैं उनको हल करती हूँ और मैं जो यंग महिलाएं हैं उनके संघ के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं काफी कार्यक्रम करती हूँ कॉलेज में, स्कूल्स में भी मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मैं एक और मैं एक बहन हूँ, माँ हूँ और मैं बहुत सारे संघों के साथ जुड़कर इन संघों के साथ जुड़कर मैं इन कार्यों को करती हूँ और विश्व स्तरीय में भी काम कर रही हूँ महिलाओं के लिए और मैं 800,000 स्पीकर्स हैं जो कि उनके साथ जुड़े हुए हैं और 68% महिलाएं, वो लोग एक जो कूड़ा उठाती हैं वो हैं और वो लोग बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं और उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको उनके बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और ब्राजील में मैं इसी विषय में बोलना चाहूंगी और मैं जो बच्चे 0 से 6 साल के हैं उनकी जो परेशानियां हैं उनके विषय में बात करूंगी और अगर मैं हम लोग एक ऐसे समाज में है जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया जाए, उसको हम आगे लाना चाहते हैं
तो हम लोग उसी विषय में काम कर रहे हैं। और इस महामारी के समय हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस महामारी में उनको घर में रहना पड़ता है, उनको अलग से रहना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। और जो ये कूड़ा उठाती हैं महिलाएं, हमारा जो कार्यक्रम है, हम लोग इस रिसाइकल को बंद नहीं कर सकते हैं। जो ये कूड़ा उठाती हैं, हमारे जो पुनर्चक्र है उसमें ये योगदान दे रही हैं। और हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी जो दिनचर्या है, ये इससे इनको आर्थिक मदद मिलती है। सिर्फ जो ये आर्थिक मदद है यही बहुत नहीं है। हमने इसको बंद नहीं किया है, मगर भविष्य में हमें सोचना है कि इस महामारी में इनको किस तरह से हम इनकी मदद कर पाए। हम किस तरह से इन बच्चों को हम इनकी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्राजील में 100 से अधिक महिलाएं जो कि कूड़ा उठाती हैं, कोविड में इनको काफी परेशानियां हुई। हमें इनको सपोर्ट करना है, इनका समर्थन करना है। हमें ये सोचना है कि किस तरह से एक सहज तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। हमें बहुत सारे प्लान बनाने हैं और हमें इस तरह से उसको देखना है कि वो काम भी करे और बच्चों की उनकी देखभाल भी हो जाए। अगर किसी के पास आर्थिक समर्थन है, हम वो देखते हैं कि उनको उसके माध्यम से किस तरह से समर्थन दिया जाए। मेरे को आप क्या बहुत जल्दी आपने बताया कि आप एनजीओ के साथ काम करती हैं, तो आप जल्दी से बताएं किस माध्यम से काम करती हैं। यस, हाँ, हम उपायों को सोचते हैं। हम पार्टनरशिप करते हैं बहुत सारे एनजीओस के साथ। पुनर्चक्र के ऊपर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो कूड़ा करकट है उसको किस तरह से पुनर्चक्र में लाया जाए। और यूनियन में जो ये जो परिवार हैं जो कि कूड़ा उठाती हैं, उनको हम किस तरह से सहायता कर सकते हैं। हम लोग 1000 से ऊपर कर्मियों को हम सहायता देते हैं और हम इसके ऊपर और भी कार्य कर रहे हैं। और हम ये जताना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाए। और
किस तरह से हम उनके लिए खाना एकत्रित करें। धन्यवाद। एनीवे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके, क्योंकि हमें दूसरे स्पीकर्स को भी सुनना है। अब मैं जल्दी से फ्रेंच भाषा में जाती हूँ। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ शेयर करें इस महामारी में किस तरह से आप नए स्ट्रेटजी तैयार कर रही हैं और किस तरह से महिलाओं के साथ आप कार्य कर रही हैं। आपको माइक देती हूँ। धन्यवाद। हेलो सभी को, हेलो, मैं एनीटी हूँ। मैं राष्ट्रीय संघ के साथ जुड़ित हूँ। मेरा जो कार्य है इस महामारी में महिलाओं के साथ कार्य करना है, उनकी किस तरह से सहायता की जाए, उनके पोषण की देखभाल करना। वो क्या क्या कार्य करती हैं उसको हम देखते हैं। किस तरह से उनको नए मार्केट में नई तरीकों के उपाय दिए जाएं, वो हम देखते हैं। और मैं सरकार के साथ क्या उनकी मदद कर सकती हूँ, ये हम देखते हैं। और उनके परिवार में जो कूड़ा उठाते हैं उनके साथ मैं कार्य करती हूँ और किस तरह से उनको आर्थिक मदद दे सकती हूँ, ये हमारा संघ देखता है। ये एक बहुत छोटा तरीका है और लोग ज्यादा हैं, मगर यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो काफी दिक्कतों का सामना कर रही हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी पड़ रही है। और हमने कुछ कैंपेन शुरू किए हैं, प्रचार किया है और काफी अध्ययन किया है उसके ऊपर, और किस तरह से इस महामारी के साथ जूझ सकते हैं और इसको किस तरह से इसके ऊपर हम हावी होके नए तरीके निकाल सकते हैं इनके लिए, वो हम देखते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि इन हमारे जो ये देश में, हमारे देश में हम लोग नए प्रचार कर रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा है और जो इनके जो पति हैं इनको काफी प्रताड़ित करते हैं और
बच्चे बच्चे और उनको दोनों तरफ देखना पड़ता है, बच्चे को भी संभालना, फिर घर का काम करना और बाहर जाके पैसा कमाना। तो इसीलिए हमने इस प्रचार को चलाया। और सेनेगल में यहाँ पे काफी बच्चे रखने वाले क्रेचेस हैं, मगर जो ये हम प्रचार कर रहे हैं CNCS के साथ, इसमें काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है इन बच्चा रखने वाले सेंटरों में, मगर अगर उनकी देखभाल की जाए ठीक तरह से बच्चों की, तो उसमें काफी समय लगता है, समय देना पड़ता है। मगर हम लोग इसको किसी तरह से इस दिक्कत का सामना करते हैं। महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा है, और हमारे संघ के साथ बहुत सारे संघों के साथ जो बच्चे रखने वाली जगह है उनको चुना है और उनकी सहायता करनी पड़ती है, और उनको उनकी सुरक्षा भी देखनी पड़ती, सुरक्षा किस तरह से प्रदान करे वो भी देखना पड़ता है। Quand on a commencé à faire les installations, हमने जब इसकी शुरुआत की, हमें इसका ढांचा तैयार करना पड़ा, और किस तरह से ये जो कर्मी है ये बच्चों की देखभाल करें, और हमें कुछ नए स्ट्रैटेजीज बनाने पड़े। किस तरह से हम आर्थिक नीति के द्वारा इसको हम रख सकें। और इस महीने हमने एक और प्रचार शुरू किया, किस तरह से इन प्रोजेक्ट्स को हम आगे लाएं। Parler un peu de ce que vous demandez aujourd'hui dans ce contexte de Covid aujourd'hui, quels sont आप क्या बता सकती हैं इस संदर्भ में, आप क्या बोलेंगी? हम ये चाहते हैं हम इन महिलाओं की सहायता करना चाहते हैं, मगर हमारे पास आर्थिक सहायता नहीं है, क्योंकि बच्चों के रखने की सही जगह नहीं है, और इससे बच्चे काफी प्रभावित हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं सेनेगल में, और साथ में इसे लागू कर सके, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुभव के लिए। अब मैं अंग्रेजी में बात करूंगी।
मेरा म्यूट हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बच्चे का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बताइए कि आप के अनुभव के बारे में अहमदाबाद में। धन्यवाद। मेरा नाम परवीन बानो है, सफी मोहम्मद शेख। मैं अहमदाबाद से ईदगाह गेट दर्जी की चाली अहमदाबाद से बोल रही हूँ। लॉकडाउन कोरोना की महामारी में बहुत परेशानी हुई। घर में पैसे पाई की तकलीफ हुई थी। बच्चे हैरान कर रहे थे बहुत। सब खाना पकाने में भी तकलीफ होती थी, बच्चों को संभालने में भी हैरान होते थे। सब चीज की तकलीफ बहुत ही हैरान परेशान हो गए थे। कोरोना की महामारी में बहुत ही काम धंधा भी नहीं था। हम भी जो काम करते थे ना वो भी नहीं था। स्टोन टाकते थे वो भी नहीं मिले, वो सब बंद हो गया था। हमारे घर वाले भी सब बैठ गए थे, सब परेशान हो गए थे काम के लिए। हमने भी उधार सुधार लेके चलाया, कुछ कीट आई उससे खाया, ऐसे हैरान परेशान हो गए थे। और बाल सेवा भी बंद हो गई थी। बच्चे भी बहुत हैरान करते थे, घर में काम कर बिखेरा कर देते थे। सब उठावे इधर नहीं इधर काम फैला देते, और सर हाथ पैर हमारे भी दुखने लग जाते थे। बहुत तकलीफ होती थी, परेशान करके रख दिया था पूरे घर में लॉकडाउन से। और अभी थोड़ा बहुत अभी काम धंधा चालू हुआ है और अभी थोड़ा करते हैं। फिर बच्चे बाल सेवा में जा रहे हैं, बाल सेवा चालू हुई है, थोड़ी काम धंधा चालू है, थोड़ा स्टोन टाक लेते, घर का काम भी हो जाता है, थोड़ा आराम भी हो जाता है। पहले लॉकडाउन में तो बहुत परेशानी हुई, पैसों की तो जरा भी उम्मीद ही नहीं थी कि कैसे आएगा। और जैसे तैसे घर चलाया, बच्चे संभाले, इधर पकाने का इधर बच्चे हैरान करते थे। बिल्कुल ही काम धंधे से हैरान हो गए थे। काम तो जरा भी नहीं था, स्टोन टाकने का भी बंद हो गया था, दूसरे सब काम धंधे से भी हैरान हो रहे थे। And Parvina Ben, you are a member of the Sangini Cooperative. Could you maybe speak a little bit about संगीनी कोऑपरेटिव के बताइए कि कुछ और काम जो आपने किया है और कोई और दिक्कत जो जिनका आप सामना कर रही थी उस समय। यही बाल सेवा बंद हो गई थी तो बच्चे ज्यादा हैरान कर रहे थे। वो घर पे रहे तो खाना पीना बंद कर दिया उन्होंने, चिड़चिड़ापना बहुत करने लग गए थे। बाल सेवा बंद हुई ना, जब से इतना हैरान करने लग गए थे ना कि घर में ना पढ़ाई करनी है ना पढ़ना लिखना तो उनको आता ही नहीं था, भूल गए थे बिल्कुल ही। और खाना पीना भी बंद, वहाँ बाल सेवा में जरा खाते थे और घर पे तो खाना ही बंद कर दिया था। ना पढ़ना लिखना, पढ़ते भी नहीं थे, हैरान करते थे। कहीं इधर रमकड़े कर दे, उधर कहीं हैरान कर दे, परेशान बहुत कर रखा था। काम तो जरा भी करने नहीं देते। जरा बाल सेवा में थे तो वहाँ रहते थे तो जरा हमारा काम भी हो जाता था, स्टोन भी टाक लेते थे। और वो स्टोन भी बंद हो गए, घर में काम बढ़ गया, फिर सब घर में ही रहते थे। हमारे घर में मेरी सास है, वो सब मेरे घर में रहे, वो सब 100 आदमी बच्चे सब एक साथ में रहते थे। और वो खाना पकाना भी एक तरफ, बच्चे रोवे उधर एक तरफ, सब एक साथ में करना पड़ता था। हैरान हो गए थे हम। टेंशन हो गया था कि हम कैसे सब कर पाएंगे। टेंशन बहुत था, पैसा पाए की तो बहुत तकलीफ हो गई थी। उधार सुधार लेके करा, कुछ ऐसे संभाला। Thank you, Parvina Ben, for sharing your reflections.
and we really do stand in solidarity with you and Annie and Aline in और इसके साथ जो है इस मुश्किल समय में आपके जो संगठन के सदस्य हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और इस महामारी के दौरान और इसके साथ काम ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपने कुछ हमने आप तीनों को सुना और आप सबने बताया कि राहत उपायों की कमी की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा है, और बहुत सारी महिलाएं और जो घर पर काम करती हैं महिलाएं, उनको राहत सामग्री नहीं मिली और उसके साथ जो है उनकी जिम्मेदारियों में भी बढ़ोतरी हुई। क्या बोलना है? ये बाल सेवाएं ने वहाँ से किट मिली थी कि वो के सैनिटाइजर यानी कि साबु वो और अनाज की नई सब किट दी थी वहाँ से, और खाना भी देते थे वहाँ बाल सेवा में से। अभी चालू है नहीं, जिससे बाल सेवा में से किट दिए, खाना दिया है और क्या नाम है, साबु दिए, सैनिटाइजर दिया, अपने का ये सब दिया बाल सेवा में से। और अभी थोड़ी राहत है, बच्चे भी जरा बाल सेवा में जाते हैं और अभी थोड़ा अच्छा है। पहले लॉकडाउन में बहुत हैरान हुए थे। Yes, thank you, Pravina Ben. बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीणा बहन। ये समझना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि मोनिका ने अपने प्रस्तुतिकरण में हमें बताया कि किस तरह के जैसे समुदाय किस तरह से समर्थन दिया, और साथ में जो है जो राहत की कमी थी उसके बारे में भी उन्होंने रोशनी डाली, और महिलाओं का जो है घर के लोगों का देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करने का काम बढ़ गया। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें जो है सार्वजनिक सेवा केंद्र खोलना चाहिए जिससे कि महिलाओं का बोझ कम हो। और इसके साथ जो है प्रवीणा बहन ने जो कुछ किया है कि उन्होंने इस बात को सम्मान दिया और उनके बारे में बात किया जो रास्तों में सामान बेचती हैं या फिर कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, और उसके साथ ये भी इस बात को भी मान्यता दी गई कि बच्चों की देखभाल का जो केंद्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस महामारी के वक्त, और जो परिप्रेक्ष्य बनाया गया और जो है प्रगति जो की गई है महिलाओं के लिए, तो मैं आपको पुनः धन्यवाद कहूँगा एलिने प्रवीणा बहन को। आपने बहुत विस्तार से हमें बताया और हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके विचारों का सराहनीय थे। और एक और एलिने को एक प्रश्न है और चैट में इसका उत्तर दिया गया है। प्रश्न जो है वो लैंगिक विभाजन के बारे में था कूड़ा करकट के क्षेत्र में, और सोनिया ने चैट में इसका उत्तर दिया है कि कोऑपरेट मूवमेंट जहां पर 60% महिलाएं हैं और 20% जो है कॉप्स के सदस्य हैं और 68% जेंडर डिविजन। तो इसके बारे में चैट में उत्तर दिया जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद एलिने, एनी और प्रवीणा, पुनः आपको धन्यवाद। और अब मैं शालिनी को माइक दे रही हूँ जिससे कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेशल। अब हम अंतिम पैनल की तरफ जाएंगे और अब हम जो है विशेषज्ञों को सुनेंगे। वो है कि एक साथ मिलकर पुनर्निर्माण आगे का रास्ता, जिसमें परिप्रेक्ष्य की सुविधा होगी। मैं पहले जो है वक्ताओं को दूंगी। हमारे पास अमेंडा डिविचेली है
जो कि ग्लोबल लीड है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जो वो है विश्व बैंक में है। उन्होंने एक विश्व बैंक के रिपोर्ट दिया है कि आप को जो है मानव विकास और बच्चों की सेवा में निवेश करना चाहिए और इस तक हमारी पहुंच अच्छी होनी चाहिए। दूसरे जो वक्ता है उनको भी मैं उनका परिचय दूंगी जैसे हम आगे बढ़ते हैं। मारेकी कॉलिन हमारे साथ हैं जो कि पॉलिसी एडवाइजर है समानता विभाग में ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ITUC में काम करती हैं। उनका काम जो है केयर अर्थव्यवस्था है और घरेलू श्रमिकों के लिए शालीन काम देना। और इसके बाद जो है राइट बेन है और जैसे कि हम उनको बुलाते हैं मेराई बहन जो है डायरेक्टर है सोशल सिक्योरिटी टीम स्वरोजगार महिला सेवा के लिए और वो सेवा के बच्चों की देखभाल और बीमा कार्यक्रम करते हैं। वो कोऑपरेटिव फेडरेशन की शीर्ष व्यक्ति हैं। और जय थैंक यू बोर्ड आप पैनलिस्ट सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पैनल के भाग में अमेंडा क्या आप शुरू करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आना और आपने के निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि आज का हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत ही व्यक्तिगत है और ये अनूठा नहीं है क्योंकि ये पूरे विश्व भर में ये बात गूंजी है। और एक इसमें अच्छी बात जो उभर कर आई है वो ये है कि हमें जो है बच्चों के देखभाल के क्षेत्र को और व्यापक बनाना है और क्योंकि महामारी के बाद ये और अधिक जो है बढ़ जाएगा और हमें इसमें कार्रवाई करने की तुरंत जरूरत है। मैं वर्ल्ड बैंक के लिए काम करती हूँ। 3 वर्ष पहले हमने एक पत्र तैयार करना हमने शुरू किया कि जो है बच्चों का देखभाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है जिससे महिलाएं जो है आर्थिक सशक्त हो सके। परिवार के लिए ये बहुत जरूरी है और इसके साथ ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हमने ये सोचा कि जो बच्चों के देखभाल जो है ये सबका मुद्दा है, व्यापक मुद्दा है। और जब हमने विश्व बैंक में 3 साल पहले हमने ये काम शुरू किया और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की इस पत्र को बनाने में। और ये एक तर्क नहीं, बहुत जो है मजबूत तर्क नहीं था 3 वर्ष पहले। जो विचार विमर्श हम करते हैं वो अकादमिक मुद्दों तक सीमित था और इसे जो है व्यक्तिगत मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा रहा था, परिवार के रूप में इसे नहीं देखा जा रहा था। और इसमें जो है कई परिवार के पास जो है विकल्प नहीं होता है और उनको तरीके निकालने होते हैं इसके लिए। और इसके साथ जो है प्रश्न ये उठता है कि कैसे, परंतु इसे आपको करना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और हमने मार्च में इस पत्र को जारी किया और किसी ने इसे चैट में भी दिया है, आप इस पेपर पर देख सकते हैं कि 40% जो बच्चे हैं उन्हें देखभाल की जरूरत है परंतु उन्हें वहां उस क्षेत्र तक पहुंच नहीं है। और हमने ये भी देखा कि हम जो है अगर इसकी वैश्विक जरूरत को देखें तो ये 40 मिलियन से ज्यादा है। और इसके साथ आप इस पेपर में, इस दस्तावेज में इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये दस्तावेज जो है उसमें हमने बहुत सारी चीजों को दिया। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में इसे तैयार किया गया। मैं ये देखती हूँ कि हम इस वक्त जो है हम जो है जब पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं इसमें बहुत सारा हमें काम करना है और इसे जो है अलग अलग इसमें बहुत सारे बिजनेस हैं और इसके साथ जो है माइक्रो लोन है और उसके साथ जो है
हम ये देख सकते हैं कि इसमें एम्प्लॉयमेंट फंडिंग है, जॉब ट्रेनिंग कार्यक्रम है और रोजगार के कार्यक्रम हैं, छोटे व्यापार हैं और बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो इसमें विद्यमान हैं और महिलाएं जो है इसमें रोजगार महिलाओं को प्राप्त हो रहा है और उसके साथ जो है बहुत सारा वित्त पोषण इसमें पोषक तत्वों पर किया जा रहा है, इससे जिसे ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर बच्चों का उचित देखभाल किया जाए और इसके साथ जो है बहुत सारे देश जो है ऐसे कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं और सबसे जो कमजोर परिवार हैं उनको मदद देने की बात हो रही है। और इसके साथ जो है मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें बहुत सारी शहरी कार्यक्रम की बात की गई है, बुनियादी ढांचा संबंधी कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसके साथ जो है बहुत सारी सुविधाओं को तैयार करना है जिससे कि इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए। और हमारे सामने जो चुनौती है वो बहुत ज्यादा है और बहुत व्यक्तिगत ये आवश्यकताएं हो चुकी हैं। इसमें महिलाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, परंतु मैं समझती हूँ कि मुझ में आशावादी महसूस कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि वैश्विक रूप में हम इसमें बहुत काम कर सकते हैं और साथ में जो है निवेश इसमें किया जाना चाहिए इस क्षेत्र में, जिससे कि इसकी आवश्यकताएं दिखाई जाए, इसके अवसर दिखाए जाए और वर्ल्ड बैंक जो है सभी क्षेत्रों में इसमें काम कर रहा है और उसे वर्ल्ड बैंक जो है ऋण तो देता है, परंतु हमारे निरीक्षण के क्षेत्र हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो वित्त पोषण है वो वहाँ कहाँ किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार भी हमें जो है समर्थन दे और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं का प्रयास ये है कि हम निवेश को प्रोत्साहित करें और सही जगह पर निवेश हो इसे सुनिश्चित किया जाए। और जो बच्चों की देखभाल का क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हम जो है प्रतिभागियों के साथ काम करते हैं और हमने इन मुद्दों के बारे में काफी बातचीत हमने यहाँ इस वेबिनार के दौरान की, इसके बारे में मुझे बड़ी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैंडा, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अमांडा। क्या हम मारिया के पास जा सकते हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक विषय है और बहुत जल्दी जो है जब मैं अपनी प्रस्तुतिकरण शुरू करूंगी इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी कि हम इसमें एक गति बना रहे हैं देखभाल के क्षेत्र के बारे में और साथ में एक केयर इकोनॉमी को हम जो है उसका मानचित्रित कर रहे हैं। और मैं इस बात से शुरुआत करना चाहती हूँ कि महामारी से ठीक पहले ITUC ने एक बहुत सारे जो है शोध पत्र जारी किए थे जिसमें ये दर्शाया गया था कि देखभाल के क्षेत्र में निवेश जो है बहुत ही आकर्षण भरा है और इसमें जो है मितव्ययता नीतियों को भी इसमें लागू किया जाना चाहिए जिससे कि ये जो है पूरी तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में जानना। मैं जो है ILO की रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2018 में एक अनुसंधान पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि यदि हम इस समय काम नहीं करते हैं तो हम एक देखभाल के क्षेत्र में एक जो है वैश्विक केंद्र नहीं बना सकते हैं। ये महामारी के पहले की बात है और इसमें बहुत सारी भारी संख्या में लोगों को
बच्चों को देखभाल की जरूरत है और 200 मिलियन लोग थे 2030 तक ये 2.3 बिलियन हो जाएगी, ऐसा अनुमानित किया जा रहा है। और इस महामारी से पहले आईएलओ ने ये रिपोर्ट जारी किया कि 269 बिलियन जो है नौकरियों का सृजन करना चाहिए देखभाल के क्षेत्र में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी मिले। कोविड-19 महामारी एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर कर आया है और दशकों का जो मितव्ययिता, निजीकरण और इसने हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य को प्रभावित किया, विश्व भर में सबको प्रभावित किया। और हम जो है इसके जो बहुत भारी प्रभाव था वो हमने अपने समाज में देखा, अपनी अर्थव्यवस्था में ये स्पष्ट होकर उभर कर आया। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने महिलाओं के बारे में बताया जिन्हें जो है वेतन नहीं दिया जाता था, परंतु देखभाल के क्षेत्र में उनके काम का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया और इसके साथ अनुपातिक रूप से जो है नौकरियां उन्होंने खोई और इसके साथ जो है पूरे विश्व भर में स्थिति यही रही। तो आईएलओ जो है महिलाओं की जो हानि हुई है उसके बारे में बताया है और बिलियंस नौकरियां जो है महिलाओं की चली गई और आने वाले दिनों में जो है पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने अपनी नौकरियां खोई हैं और खराब जो है नौकरी का वातावरण इनको दिया गया है। जो लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं 70% जो है इनमें महिलाएं हैं और बहुत सारी कार्यवाही करने की जरूरत है भविष्य में, जिससे कि जो है हम सभी चीजों को पुनः बरामद करें और पुनर्निर्माण करें। अब वो समय आ गया है जब हमें काम करना है और बहुत मजबूती से काम करना है और सामूहिक प्रयास करना है, एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जिससे कि महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। और वो जो मांग है उसमें ये है कि शालीन कार्यों का सृजन होना चाहिए, बहुत अधिक संख्या में होना चाहिए, बच्चों के देखभाल के क्षेत्र में होना चाहिए और काम करने का जो वातावरण है, जो कार्यस्थल का जो वातावरण है उसमें सुधार की जरूरत है। तो इसमें हमें जो है ये देखने की जरूरत है और इसमें जो है हमें सामूहिक रूप से जो है सौदेबाजी करना है और जो देखभाल के क्षेत्र में काम करती हैं जिनको वेतन नहीं मिलता है उन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि सार्वजनिक और समानता का पहुंच महिलाओं को मिले और जो है गुणवत्तापूर्ण जो है हमें स्वास्थ्य सुविधाएं महिलाओं को प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है इस कॉन्ट्रैक्ट का और सबके लिए शालीन नौकरियां होनी चाहिए। जो लोग देखभाल के क्षेत्र में काम करते हैं विशेषकर उनके लिए इसमें नई सामाजिक ठेके की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है और सरकार को आह्वान करना होगा कि वो निवेश को बढ़ाए और जो है जो देखभाल के क्षेत्र है उसको समर्थन दिया जाए। और इसके साथ जो है सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी के संगठन
संगठन ये इन सब हितधारकों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे कि लैंगिक समानता लाया जा सके। जो लोग इसका समर्थन करते हैं उन्होंने कहा कि 2026 तक ये लागू हो जाएगा। उसका मतलब आने वाले 5 सालों में इसका कार्यान्वयन हो जाएगा। उसका मतलब है देखभाल के क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिबद्धता है और इसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनका लक्ष्य ये है कि वो व्यापक उपाय लागू करें इस क्षेत्र में, और इसमें जो है एक सिफारिश भरा जो है राष्ट्रीय आय तैयार किया जाए और 80 मिलियन केयर नौकरियां तैयार की जाएं, और ये 2026 तक का लक्ष्य है। और ये केवल एक उदाहरण है, बहुत सारी प्रतिबद्धता की गई है। देखभाल की अर्थव्यवस्था की हम बात करें और इसका जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि ये एक्शन कोलिशन का एक भाग है और इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं। ITUC इसमें है, सरकारें हैं, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, जर्मनी की सरकारें इसमें शामिल हैं। मैं कुछ का नाम ले रही हूँ। निजी क्षेत्र इसमें शामिल है, सिविक सोसाइटी संगठन भी इसमें शामिल है और उन्होंने इन प्रतिबद्धता की बात की है और इसका समर्थन किया है। मेक्सिको जो है एक्शन कोलिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और वहां पर हम देख रहे हैं कि सरकार और सभी हितधारी जो है इस एक्शन कोलिशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है गति बनाने की जरूरत है इस केयर इकोनॉमी के क्षेत्र में, और मैं ये कहना चाहूंगी कि ITUC जो है अन्य वैश्विक संघों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूनियन, ग्लोबल यूनियन और शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय घरेलू संघ और वीगो मिलकर के काम कर रहा है। हम सब सामूहिक रूप से एक जो है साझा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। तो और इसके साथ जो है सबके लिए शालीन काम जो है हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है अनौपचारिक क्षेत्र में, और सरकार जो है निवेश बढ़ाए, ये हमारा निवेदन है। और अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो है महामारी के बहुत बड़े संकट से हम जूझ रहे हैं। वीगो जो है इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और अगला जो है 29 अक्टूबर को जो ग्लोबल एक्शन डे है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम जो है इस देखभाल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस देखभाल के अर्थव्यवस्था में यूनियंस, हमारे जो मित्र संगठन हैं वो सब मिलकर काम करें और इस वैश्विक जो कार्यवाही दिवस है उसमें हम सब मिलकर काम करें। और इस अवसर पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप ग्लोबल एक्शन डे जो कि 29 अक्टूबर के हैं वो है, उसमें हमारे साथ जो है रहें और हम जो है भाईचारे का एक संदेश देंगे, जिससे कि हमारी जो देखभाल की अर्थव्यवस्था है उसको हम एक सच्चाई तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मरेके, आपने बहुत ही प्रोत्साहन भरा जो है हमें प्रस्तुतिकरण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी। बहुत खुशी है मुझे यहाँ पर बहुत सारे मित्रों के साथ मैं यहाँ पर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सेवा एक राष्ट्रीय संघ है जहाँ पर 1.8 मिलियन अनौपचारिक महिला काम करती हैं, 18 राज्यों में है। हमने जो है
जो हमने बहुत सारे सेक्शुअल वर्कर्स और बहुत सारे महिलाओं के साथ हमने काम किया। और इसके साथ जो है 50 साल पहले जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और कि हम महिलाओं को संगठित करें जिससे कि उनको हम आत्मनिर्भर बना सकें। और हमने जो है हम संगठित हुए और चाइल्ड केयर कोऑपरेटिव्स में मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो हमने जो है हमारी बहनों को संगठित किया। ये बहुत स्पष्ट हो गया हमारे सामने कि हमें जो है आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना है। और उसके लिए जो स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया कि हमें जो है आय की सुरक्षा चाहिए, खाद्य सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा किया और बच्चों का देखभाल जो है ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संगठक है। जैसे कि हम उनको जब संगठित करते हैं, अगला स्लाइड। और जैसे कि मोनिका बैनर्जी ने पहले ही हमें समझाया कि हमने संगिनी कोऑपरेटिव को 1986 में इसको हमने शुरू किया। 2 साल लगे इसके पंजीकरण के लिए, क्योंकि लोग बच्चों की देखभाल के क्षेत्र को नहीं समझते हैं। तो 1986 में क्या दशा रही होगी, वो हमें पूछते थे कि आप किस चीज का उत्पादन करेंगे। संगिनी अब व्यवहार्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि प्रवीण बानू ने हमको बताया कि हमने खो दिया है इसे। सरकार की जो एकीकृत बाल विकास जो संगठन है, जिसे हम आंगनवाड़ी के नाम से भारत में जानते हैं, जहाँ पर बच्चे इस तरह से आते हैं और सेवा कोऑपरेटिव इनके साथ काम करती है। और इसमें जो है निर्वाचित महिला श्रमिक होती हैं, माएँ होती हैं, सेविकाएं होती हैं, जैसे कि प्रवीण है। और मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि हमारी जो अंतरिम अध्ययन जो हमने हमारे से पहले किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपका जो आय है वो जो है दुगुना हो जाता है। और संगिनी कोऑपरेटिव जो है पूरे दिन का बच्चों की देखभाल करता है। और ये सरकारी के ICDS से बिल्कुल अलग है। वो 24 घंटे जो है काम करते हैं और आंगनवाड़ी कई जगह में 2 से 3 घंटे काम करती है, परंतु ये बिल्कुल अलग है। और महामारी के दौरान जो है पिछले 50 वर्षों में बहुत सारे अध्ययन किए गए, परंतु जो पुराने अध्ययन है वो बताते हैं कि महीनों का आय जो है 50% से ज्यादा महामारी के दौरान हुआ। और जो लड़कियां जो स्कूल जाती थी वो कुपोषण का शिकार हुई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, एक गंभीर मुद्दा है। और उनके लिए जो 2 साल से कम के बच्चे हैं। और मेरे सेवा सिस्टर परवीन बानू ने आपको इसके बारे में बताया कि ये स्थानीय स्तर पर भाईचारा बढ़ाता है। और इस कॉल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र के महिलाओं को संगठित कर रही हैं। और महिला श्रमिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में, क्योंकि बच्चों को माँओं की जरूरत पड़ती है और इन्हें संगठित करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड महामारी के दौरान जो है भाईचारा और एकता जो है स्थानीय लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये जो बच्चों की देखभाल वाला केंद्र था वो एक ऐसा केंद्र में हुआ जिसमें लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य समर्थन दिया गया, बातचीत करके लोगों को समझाने की कोशिश की गई, महिलाओं को विशेषकर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में जो प्रचार हो रहा है वो भारत के मेरे मित्रों के लिए, परंतु पूरे विश्व भर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है, आप पीछे जाइए, यहाँ पर 33 साल पहले ये जो सेमिनल रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसे श्रम शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये महिलाओं की श्रम शक्ति से संबंधित है। ये एक ऐसे रिपोर्ट था जैसे सेवा के
संस्थापक ईलाबेन पाटिल जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और इसमें सार्वभौमिक बच्चों की देखभाल का विषय इसमें चुना गया 33 साल पहले। और आज इस वेबिनार से पहले मैं ये सिफारिश करना चाहूंगी, और ये जो सिफारिश है वो जो कुछ हमने कहा है उसके साथ गुंजायमान होता है। और इसके साथ हम ये देख सकते हैं कि इसमें काफी समय लगे और अभी भी ये इसमें हम चल रहे हैं। श्रम शक्ति के प्रयास से जो अनौपचारिक श्रमिकों पर काम कर सकते हैं 1980 में, जिसके बारे में आपको सुमित्रा ने बताया, जो छोटे बच्चों की देखभाल से संबंधित है। और इसमें एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में 1980 से छोटे छोटे शाखाओं के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्र में काम करना इसने शुरू किया और अभी भी ये बहुत सक्रिय है। दूसरा मील का पत्थर जो है राष्ट्रीय सलाहकार समिति है, जो 2010 में से शुरू किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। और इसमें जो है पूरे जो उपाय किए गए थे उस पर कार्रवाई करने की बात की गई। हमारे देश के बारे में एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि बच्चों की देखभाल के बारे में था, जो आईपीसीएस सेंटर्स को बढ़ाने की बात में, जिसके बारे में जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट या एकीकृत बाल दिवस बाल सेवा की बात की गई, जो पूरे दिन चलाने की बात हुई। दूसरा मील का पत्थर जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो 2016 में हुआ, जब वीगो के साथ हमने जो है साथ में काम किया और बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श हुआ जिसमें आवश्यकताओं के बारे में पता चलेगा। और इसके साथ हमने एक और धक्का दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे अवसर थे उस समय, और वो उसके बाद बहुत सारे क्षेत्रीय परामर्श की बात हुई, जैसे कि भारत में कहा जाता है कि पूरे देश भर में बहुत सारे जो है परामर्श हुए और इन परामर्शों में से निचले स्तर में अनौपचारिक क्षेत्र में से बहुत अच्छी तरह से जो प्रमुख मांग थी, प्रमुख कार्यवाही थी, उसके बारे में सारी चीजें उभर कर आई। सबसे पहले एक है कि गुणवत्ता बच्चों की देखभाल सबका अधिकार है और ये सार्वभौमिक है, और जैसे कि पहले बताया गया है कि इसे पूरे दिन का होना चाहिए, गुणवत्ता पूर्ण ये होना चाहिए, सरकार इस पे निवेश करे। और कई बार जो है हमारी सरकार इसे नहीं कर पाती है, और जैसे कि मोबाइल क्रैश है, संगीनी है, वो इस अंतर को पाटते हैं, परंतु ये हमारी सरकार को इसका समर्थन करना चाहिए जैसे सबने कहा है। और हमने जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1% है और इसमें काफी निवेश भारत सरकार द्वारा किया गया है, हमारे राज्य द्वारा किया गया है, उसका ये एक विस्तार है मैं ये कहूंगी। और जो ये 1% हमारे सकल घरेलू उत्पाद का है, और उसके साथ पिछले चुनाव में भी इस बात को उजागर किया गया, परंतु निवेश जो है अभी भी बहुत कम है। जैसे कि अमेरिका ने हमने बताया कि हम ये समझते हैं कि बच्चों की देखभाल करना एक शालीन काम है, इसमें कुशलता संबंधी प्रशिक्षण होना चाहिए, मातृत्व जो है सभी महिलाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। और एलिने जैसे प्रवीण बानू जैसे जो कर्मी हैं वो इन केंद्रों को चलाते हैं, उनकी आवाज जो है बहुत ताकतवर है, और जो स्व सहायता संगठन है वो इन बच्चों के देखभाल के केंद्रों को अच्छी तरह से चला सकती हैं। और इसके साथ जो है इनको निवेश करना होगा और सभी संसाधनों को उपलब्ध कराना होगा। और मैं शालिनी मैं ये कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगी कि कुछ कदम हमें उठाना होगा। जो राष्ट्र प्रचार भारत में इसको विचारात ले रहा है, और ये
हमारे अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही सूचनाप्रद है। हमारे विश्व में हमारे जो अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने ये सीखा है कि जब तक हम संगठित नहीं होते हैं इस मुद्दे पर तो ये संभव नहीं होगा, ये सामने नहीं आएगा और इस पर जो है हम इसे एक वैश्विक कार्यसूची के रूप में इसको विकसित नहीं कर सकते। हमें जो है जागरूकता संबंधी प्रचार करना है, जो अध्ययन हमने किया है उसको साझा करने की जरूरत है और इसमें काम शुरू हो चुका है और सार्वजनिक रूप से हमें इसका प्रचार प्रसार करना होगा, विशेषकर राज्यों में ये बताना होगा क्योंकि ये कार्यवाही राज्यों में होता है। और ITUC जो है आज हमारा पार्टनर है, हमें बहुत खुशी है कि यूनियन कोऑपरेटिव और अन्य जो मित्र संगठन है उसमें जो है टीकाकरण होना चाहिए, बच्चों की देखभाल, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके सही देखभाल और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और अभी भी मुझे खेद है कि हमें जो है सहकारी आंदोलन से हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। चाइल्ड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हम आशा करते हैं कि वहां पर हम इसे उठा सकेंगे। दूसरा जो कार्यवाही अनुसंधान है उसमें बहुत अच्छे अध्ययन हमने किया है, परंतु इसमें हमें बहुत काम करना है, विशेषकर भारत के कई राज्यों में जैसे कि पूर्वोत्तर में जहां पर ये काम नहीं हुआ है। उसके बाद हमें जो है हमारे नीति निर्माण दाता जो है उनके साथ जोड़कर काम करना होगा, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। और ITUC फाउंडेशन और बहुत सारे इस तरह के संगठन हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें जो है सूचना का आदान प्रदान करना है। धन्यवाद को दूसरे देशों के जो सर्वोत्तम प्रथा है उससे हमें सीखना है और एक दूसरे के साथ सूचना का आदान प्रदान करना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें ये समझने की जरूरत है कि छोटे बच्चों की देखभाल में आता है बच्चों के का शिक्षा का अधिकार और इस तरह का प्रचार भारत में चल रहा है, अभियान चल रहा है। परंतु अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक राष्ट्रीय अभियान जिसे पोषण अभियान के नाम में भारत में जाना जाता है वो चल रहा है कि उसमें हम कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। छोटे बच्चों के लिए जो 2 साल से कम उम्र के हैं और अभी हमें बहुत काम करना है इस राष्ट्रीय प्रचार अभियान के बारे में। ये कुछ मेरे जो है कार्रवाई संबंधी मुद्दे थे और अभी हमें बहुत सारे काम करना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब के साथ यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा सेवा की तरफ से। धन्यवाद मेरे भाई, और बहुत ही अच्छा आपने बोला और हमें अब समापन की तरफ है, 10 मिनट रह गए हैं और सूजन इसको मॉडरेट करेंगी। ये स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी हुई है और वो बच्चा संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है और सेवा से हैं। और सूजन, अगर आप जुड़ना चाहती हैं, आपके पास कोई प्रश्न है और आप उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं। धन्यवाद शालिनी, धन्यवाद सभी को। और ये बहुत ही एक सक्षम हमने वक्ताओं को सुना, तो मैं काफी लोगों से बात कर चुकी हूँ। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, इस तरह से आप ये जो चाइल्ड केयर संस्थाएं हैं उसके साथ आप किस तरह से काम कर रही हैं और भारतीय पॉलिसीज के नीतियों के साथ किस तरह से काम करेंगे। धन्यवाद आपके प्रश्न का
मैं एक सही वक्ता नहीं हूँ इस प्रश्न के उत्तर के लिए। मैं भारतीय सरकार के साथ नहीं काम कर रही, मगर मेरे को पता है कि दूसरे क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ जो हमारे पास हैं कुछ तथ्य, मेरे ख्याल से कुछ चीजें जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, का मतलब है क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं और किस तरह से वैश्विक कार्यक्रम के साथ दूसरे देश जुड़े हैं। ये हो सकता है कईयों ने इनको अपने साथ जोड़ा है और किस तरह से हम नई नीतियों के साथ नई चीजें ला सकते हैं बच्चा रखने के संस्थानों के साथ, और किस तरह से नई नीतियों के साथ हम कार्य कर सकते हैं। कभी कभी हमें पता है कि सरकार हमारी मदद नहीं करेंगे, मगर हमें उन नीतियों को इकट्ठा करके हमें उसकी शुरुआत करनी होगी और हमें उन मॉडलों को तैयार करना होगा जिससे हमें एक दृढ़ शक्ति मिले। यही मैं कहना चाहूंगी। धन्यवाद आपका। अब मैं जाऊंगी मैरियंस के पास। किस तरह से आर्थिक रूप से हमारा ITOC के साथ लक्ष्य रहेगा और ITOC भारतीयों के साथ किस तरह से उनकी मदद कर सकेगा और उनके ट्रेड यूनियंस के साथ जो नए हमारी नीतियां हैं बच्चों की संस्थाओं को उजागर करने के लिए किस तरह से मदद करेगा। जो मैंने अभी सुना वो मेरे को काफी लाभ हो रहा है उसको सुनकर। काफी प्रभावपूर्ण विषय था। ITOC संघों के साथ कार्य कर सकता है और ये जरूरी है ये वो किस तरह से संघों को एकत्रित करके कार्य करे। ITOC यही देखता है और ITOC काफी देशों के साथ कार्य कर रहा है। हम नई नीतियों के साथ आ रहे हैं और हमारी काफी पार्टनरशिप भी है और काफी नई योजनाओं के साथ हम लोग आ रहे हैं और किस तरह से उनकी देखभाल की जाए, बच्चों की देखभाल की जाए, उन नीतियों को उजागर कर रहे हैं और सरकार के साथ किस तरह से कार्य करें वो भी हम आगे उसको बढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जो इसकी गति है थोड़ी धीरे है, उसमें थोड़ी गति आनी चाहिए और जो ये वैश्विक बच्चों की जो देखभाल है उनकी संस्थाएं जो बिलियंस में हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश है और महिलाएं जो बच्चों की देखभाल कर रही हैं उनकी नई नीतियों को तैयार किस तरह से करें वो ITOC देख रहा है
मेरे ख्याल से हमें इसमें निवेश करना चाहिए और ये कुछ मुद्दे हैं जिसको मैं आगे लाना चाहूंगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी, आपके पास कोई प्रश्न है? अगर मैं छोटे तरीके से एक बताना चाहूंगी, अगर आप में से कोई प्रश्न करना चाहें। सतत संघों के साथ हम काफी समय से काम कर रहे हैं, हम ये अभियान चला रहे हैं, मगर इसमें गति नहीं मिल रही है। हमें दूसरे देशों के साथ किस तरह से कार्य करना चाहिए, ये कुछ शेयर करें हमारे साथ, कुछ साझा करें। मैं कहना चाहती हूँ जो बच्चा रखने की जो संस्थाएं हैं वो पब्लिकली आगे आना चाहिए और उसमें किस तरह से बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, उनकी, और हमें इसमें अपनी सच्चाई रखनी चाहिए और हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए। किस तरह से हम इसको एक गति दें, मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी नीति है। धन्यवाद। अब हमें समापन की तरफ वेबिनार में जाना है और सबको, सभी महिलाओं को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पे भी हो ये महिलाएं, इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। ये फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से हैं, सभी हम सबको एकजुट होके कार्य करना है। हमने काफी सफर किया है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी देखभाल कौन करेगा। हम बातचीत कर रहे हैं और धन्यवाद सभी का। बहुत उम्दा महिलाएं यहाँ पे आई हैं और सभी को हृदय से आप लोगों का धन्यवाद है। आप लोगों ने अपनी बातें साझा करी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप किस मुसीबत से गुजर रही हैं। आप दूसरे देशों से, दूसरे संघों से, दूसरे एसोसिएशन से आई हैं, मगर हम लोग सभी एक हैं। जो हमारे जो चाइल्ड केयर है, जो बच्चे रखने की संस्थाएं हैं, हमें पता है कि ये कितनी जरूरी चीज है। हमने जो इसके ऊपर चर्चाएं की, धन्यवाद वीगो को, धन्यवाद ने जो ये ऑर्गेनाइज किया वेबिनार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करूंगी पैनल स्पीकर्स को, पैनल डिस्कशन स्पीकर्स को, सुमित्रा, कनिका, मोनिका, और आप लोग ने जो ये हमारे साथ साझा किया उसके लिए धन्यवाद। और हमें इस चीज को और बढ़ाना है और हमें इसको साझा करना है और हमें इस सतत चीज को एकजुट होके आगे बढ़ाना है और एक साथ हम सभी हाथ बढ़ाएं और मजबूती दें। और धन्यवाद मीराबाई, और धन्यवाद करती हूँ जो अभियान जो शालिनी जी को, अभी आपने इतना अच्छा कार्य किया
और वीगो कम्युनिकेशन पे। और 2 साल से हम वीगो कम्युनिकेशन के साथ मैं देख रही हूँ उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है, और धन्यवाद। और आपने इतनी अच्छी तरह इसको वो किया है, तो धन्यवाद। और एक बार और सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।